हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल AR स्टडी सेंटर में। और आपकी आज का वीडियो है JNV क्लास 9 इंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर बल और दबाव यानी कि फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने से पहले यानी कि फोर्स होता क्या है इसके बारे में हम जान लें। फोर्स बल जब किसी वस्तु पर कोई धक्का या खिंचाव लगाया जाता है तो उसे बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर धक्का या अपनी ओर खींचे उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दूसरा, बल किसी वस्तु की स्थिति को विराम से गति या उसके विपरीत स्थिति में बदल सकता है। बल क्या है? किसी वस्तु को अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको क्या करता है? वहाँ से उसको तेजी गति में ला देता है, या फिर अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको क्या करता है? रोक देता है। अगला, किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए वस्तु के बल स्रोतों के बीच परस्पर क्रिया आवश्यक है। अगर किसी वस्तु पर हमको बल लगाना तो उसके लिए बल का स्रोत के बीच यानी उस वस्तु और बल के बीच एक परस्पर क्रिया आवश्यक है। अगला, जब भी बल कार्य करता है तो दो वस्तुएं शामिल होती है, एक जो बल लगाता है और दूसरा जो बल कराता है, बल प्राप्त करता है। देखिए एग्जाम्पल में गेंद किक करने के लिए हम इसे धक्का देना होता है। यहाँ पर देखिए बल यानी कि बल लगा रहे हैं। ये जो आदमी है इसमें क्या है? किक मारने के लिए अपना पैर से फुटबॉल पर किक मार रहा है। और यहाँ पर देखिए पुल और पुश, ये क्या है कि अपने वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है और एक क्या है कि उसको धक्का दे रहा है उसी ओर। अगर बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन एन। चलिए अब पढ़ते हैं बल की विशेषता। बल की विशेषता, जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करता है तो किसी वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल इन दोनों बल का योग होता है। यहाँ पर देखिए कोई वस्तु अगर हम फोर्स से धक्का डाल रहे हैं, ये देखिए इस चित्र को देखकर आप समझ जाइएगा। लेकिन जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करता है तो किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल परिणामी बल इन दोनों बलों का क्या होता है? योग होता है। आगे नेक्स्ट क्या है? जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो कुल परिणामी बल इन दोनों बलों का अंतर होता है और एक परिणाम होता है जो किसकी ताकत का वर्णन करता है। आगे देखिए, जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो कुल परिणामी बल इन दो बलों का अंतर इन दोनों बलों का बल के परिणाम की दिशा बदलने पर बल का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। आगे कहते किसी वस्तु पर लगने वाले एक से अधिक बलों के प्रभाव की गणना उस वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मूल्यांकन करके जाती है। किसी वस्तु पर लगने वाले एक से अधिक बलों का प्रभाव की गणना उस वस्तु पर लगने वाले कुल बल का मूल्यांकन करके ही जाती है। आगे, यदि दो बल एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं तो उस वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल शून्य होता है। यानी कि जब दो बल एक ही तरह का बल एक ही वस्तु पर लगाया जाता है विपरीत, तो वो क्या होता है? शून्य बल कहलाता है। बल किसी वस्तु की स्थिति, आकार और आकार में विभिन्न प्रभाव ला सकता है। बल किसी वस्तु की स्थिति, आकार में विभिन्न प्रभाव ला सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं बल की दिशा और परिणाम। बल की मात्रा और बल की माप को बल का परिमाण कहा जाता है। अगला, एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा और विपरीत दिशा में लगाए जा सकते हैं। एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा या फिर विपरीत दिशा में लगाए जा सकते हैं। अब देखिए, जब किसी वस्तु पर एक ही दिशा में दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं तब देखिए, जब दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो कुल या शुद्ध बल दोनों बलों का परिमाण का योग होगा। उदाहरण के लिए देखिए, जब दो व्यक्ति 2 न्यूटन के बलों के परिमाण के साथ बॉक्स को एक ही दिशा में धकेलते हैं तो परिणामी बल होगा
नेट बल यानी कि 2n प्लस 2n इक्वल टू 4n, यानी कि जब दोनों दिशा में एक ही होगा तो दोनों बल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यानी कि 2n प्लस 2n हो जाएगा इक्वल टू 4n। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आ गया ये। देखिए किसी वस्तु पर पुल और पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। इस आदमी का बल और इस आदमी का बल दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि अगर ये 4n बल लगा रहा होगा, ये 4n बल लगाएगा तो दोनों बल जुड़ जाएगा। टोटल कितना लगेगा, 8n बल लगेगा। अब आगे देखते हैं। जब किसी पर विपरीत दिशा में दो बल लगाए जाते हैं, तो जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में दो बल लगाए जाते हैं तो कुल प्रभावी या शुद्ध बल दो बलों के परिमाण का अंतर होता है। क्या कहता है, जब कुल प्रभावी या शुद्ध बल दो बलों के परिमाण का क्या होता है, अंतर का उदाहरण, जब दो व्यक्ति प्रत्येक 2n के बल का परिमाण के साथ बॉक्स की विपरीत दिशा में ढकेलते हैं तो परिणाम बल होगा नेट बल 2n माइनस 2n, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में ढकेले तो परिणामी बल होगा 2n माइनस 2n इक्वल टू 0 न्यूटन। अगला देखते हैं, दूसरा पॉइंट कहता है, यदि एक व्यक्ति एक दिशा में 6 इकाई का बल लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति विपरीत दिशा में 8 इकाई का बल लगा रहा है तो परिणामी बल होगा 8n माइनस 6n इक्वल टू 10n। यानी यहाँ पर होगा उच्च परिणाम बल की दिशा में, यानी कि जो ज़्यादा बल लगाएगा वो उसका परिणाम होगा उसी का पक्ष में। इस स्थिति में बल के उच्च परिमाण के दिशा का कार्य करेगा। देखिए इन दोनों में आप देखते हमेशा आप लोग खेलते थे रस्सी वाला, देखिए इसमें जो जीतेगा, जो ज़्यादा बल लगाएगा उसको, अगर ये ज़्यादा बल लगाएगा तो इसका परिणाम कहलाएगा, अगर ये ज़्यादा बल लगाएगा तो इसका परिणाम कहलाएगा। आप इस रस्सी वाला गेम के एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। आगे अगला देखते हैं, बलों का प्रभाव। बल गति की अवस्था को बदल सकता है। एक वस्तु दो वस्तुओं में हो सकती है। अगला आराम की स्थिति, जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होती है तो इसका मतलब है कि एक स्थिर वस्तु को आराम की स्थिति में कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक गेंद और एक किताब जमीन पर रखी जाती है और वह हिलती नहीं है, वो उसे क्या कहते हैं, आराम की स्थिति। गति की स्थिति में एक चलती वस्तु को कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक चलती कार, एक चलती गेंद आदि। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक लड़का टायर को तेज चलाना चाहता है, वह बार बार धक्का दे रहा है तभी ये टायर चल रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आगे देखिए। अगला क्या कहता है, एक बल एक स्थिर वस्तु को स्थानांतरित कर सकता है, एक बल गति कर सकता है, गति को कम कर सकता है। यानी कि एक बल यानी कि स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है और वो क्या कहता है, तेज गति वाले वस्तु को गति कम कर सकता है और गतिमान वस्तु को दिशा भी बदल सकता है। बल क्या है, गतिमान वस्तु को दिशा भी बदल देता है। बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि बल गति की अवस्था को क्या करता है, बदल सकता है। अगला, पथ में रखे रूलर को टकराने के बाद चलते हुए गेंद की दिशा का परिवर्तन। यहाँ पर देख लीजिए, ये गेंद सीधे जा रही थी, यहाँ पर रूलर रख देने की वजह से गेंदा फिर रिटर्न होकर आ गई। अब आगे देखिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर अपने हाथ के बल लगाकर गोल पोस्ट की ओर जाने वाली फुटबॉल को रोकता है। क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज तेज गति वाली गेंद को उसी दिशा या विपरीत दिशा में धकेल सकता है या गेंद की गति की दिशा बदल सकता है उनके बल्ले से बल प्रयोग के कारण। अब समझ गए यहाँ पर। अब देखिए, बल किसी वस्तु को आकार को बदल सकता है। देखिए, जब आप किसी फूले हुए गुब्बारे को दोनों ओर से अपने हाथों से दबाकर बल लगाते हैं तब दबाव वाले गुब्बारे का आकार बदल जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, पहले ये पूरा गोल था और जब दबाव लगाएं तो वो पिछड़ गया। आगे देखिए, एक रबर बैंड का स्प्रिंग को विपरीत दिशा में खींचकर उसका आकार बदल सकते हैं। ये रबर बैंड है,
ये रबर बैंड है, आप इसको खींचकर लंबा भी कर सकते हैं और छोड़ेंगे तो फिर इसी आकार में आ सकता है। आगे, एक बेलन से बल लगाकर आटे का आकार का ब्रेड में बदल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बल किसी वस्तु को आकार को बदल सकता है। अगला, संपर्क बल। संपर्क बल, बल के प्रकार पढ़ते हैं। अब क्या होता है, संपर्क बल पढ़ते हैं। संपर्क बल, संपर्क बल के लिए वस्तुओं के बीच संपर्क आवश्यक है। बल जो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के बाद क्रिया में आता है संपर्क बल कहलाता है। संपर्क के बिंदु पर काम करता है। उदाहरण, कार को धक्का देना, गेंद को मारना, गेंद को लात मारना आदि, ये क्या है, संपर्क बल है। अब पेशीय बल, घर्षण बल और पेशीय बल, घर्षण बल, ये संपर्क बल के क्या है, प्रकार हैं। आगे देखिए क्या कहता है, पेशीय बल, पेशीय की क्रिया के कारण उत्पन्न बल पेशीय बल कहते हैं, पेशीय बल कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि पेशीय की क्रिया, हम कह सकते हैं कि पेशीय की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल पेशीय बल कहलाते हैं। पेशीय क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। आगे कहता है, पेशीय बल वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के बाद ही लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्कूल बैग जैसी वस्तु को धक्का देते हैं या पानी की बाल्टी उठाते हैं तो हम पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पशु भी अपने कार्य करने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। मनुष्य चलने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करता है। आगे, फेफड़ों का विस्तार और संकुचन पेशीय बल के कारण होता है। भोजन नली के साथ भोजन का संचलन ये पेशीय बल के कारण होता है। पशु के पेशीय बलों से बाहर निकल सकते हैं, इससे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगला देखिए, घर्षण बल। जब भी वस्तु के सतह पर चलती है तो यह बल है जो सतह द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है, घर्षण बल कहलाता है। जब भी किसी वस्तु सतह पर चलती है तो यह वह बल है जो सतह द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यानी कि जो गाड़ी चलती है, उघड़ती है, तो वो क्या है, जमीन से और चक्का में क्या होता है, घर्षण बल होता है। इसकी वजह से वो क्या होती है कि वो गाड़ी चलती है। घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला देखो मेरे भाई, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हाथों के बीच घर्षण के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होता है। अब आगे देखिए, घर्षण बल के कारण एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं की सतह भी टूट फूट सक जाती है। उदाहरण के लिए, जूते के तलवे अक्सर घर्षण बल के कारण खराब हो जाते हैं और उनके और जमीन के बीच चलते समय कार्य करता है। अब देखिए घर्षण बल का एग्जाम्पल, ये क्या है, पुशिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पुश यानी कि धक्का लगा रहे हैं, यानी घर्षण बल ये मेरा काम किया और ये मोशन इधर हो गया। यानी कि जब भी हम कोई बल लगाएंगे किसी वस्तु पर, यानी घर्षण बल उसके विपरीत काम करेगा। अगर ये बॉल है, अगर हम इधर से धक्का मारे यानी कि घर्षण बल इसके मेरे विपरीत लगेगा और बॉल उधर जाएगा, यानी कि घर्षण बल इसके विपरीत जाएगा। उदाहरण के लिए, गेंद की सतह और चलती गेंद को आराम करने वाली जमीन के बीच घर्षण बल के कारण। आगे, जब हम साइकिल चलाना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे धीमा हो जाता है और अंत में घर्षण बल के कारण रुक जाता है। अगला है वायु प्रतिरोध। वायु प्रतिरोध, जब भी कोई वस्तु हवा में चलती है, उड़ती है, तो उसमें वायु का प्रतिरोध नामक बल का अनुभव होता है। उसे क्या कहते हैं, वायु प्रतिरोध। यहाँ पर देख लीजिए इस इमेज में। आगे, गैर संपर्क बल या असंपर्क बल। अभी क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के होने वाले बल को दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के बिना होने वाले बल को संपर्क, यानी कि बिना टच किए वो क्रिया हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, असंपर्क बल या गैर संपर्क बल। उदाहरण के लिए, चुंबक लोहे की कील को दूर से खींच सकता है, इसको क्या बोलते हैं, असंपर्क बल या गैर संपर्क। चुंबकीय बल, अस्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है। अब देखिए चुंबकीय बल, एक चुंबक दूसरे चुंबक के संपर्क में आए बिना उस पर बल लगा सकता है।
चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का क्या है, उदाहरण है। उदाहरण, दो चुंबक को विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है और एक ही ध्रुव के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इस इमेज में देख लीजिए, दोनों विपरीत है तो ये क्या है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। और ये दोनों इथी है, सेम डायरेक्शन में, सेम ध्रुव में है, तो ये क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। आगे अस्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, ये ठीक है। जब कोई आवेशित पिंड दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर बल लगाता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। आवेशित पिंड अनावेशित पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि जो पिंड चार्ज है वो अनचार्ज पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अगला, धनावेशित पिंड ऋणावेशित पिंड को आकर्षित करता है और बिना संपर्क में आए धनात्मक आवेशित पिंड को पीछे हटाता है। इस प्रकार यह एक गैर संपर्क बल है। अगला, किसी आवेशित कण द्वारा आरोपित बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या, किसी आवेशित कण द्वारा आरोपित बल यानी आरोपित बल को क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला, हम जानते हैं कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को पीछे ढकेलता है या दूर ढकेलता है। इसी प्रकार विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित या खींचता है। यहाँ पर देखिए, ये दो रिपल्सन हो रहे, यानी कि सेम तो रिपल्सन कर रहा है, प्लस प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस कर रहा है, और न्यूट्रल यानी कि चार्ज नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और देखिए, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। आगे आइए, गुरुत्वाकर्षण बल, ये एक आकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर या उसके पास मौजूद सभी वस्तुओं पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा गुण है जो केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए सभी ग्रहों, चंद्रमा और यहाँ तक कि सूर्य को भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या अगर किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ समय में नीचे आकर गिरता है, तो इसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गेंद क्या होता है, कहीं भी फेंको वो नीचे आकर गिर जाएगा। आगे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रह द्वारा दूसरों पर लगाया जाता है। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी बिना संपर्क में आए भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ते तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जमीन पर गिरती है। अब देखिए, संपर्क बल और गैर असंपर्क बल, इस प्रकार के बल तभी लागू होते हैं जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है, तब ये क्या होता है, संपर्क बल। एग्जाम्पल में देखिए, पेशीय बल, घर्षण बल। अगला देखिए, दूसरा गैर संपर्क बल। इस प्रकार का बल तब लागू होता है जब वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती है और फिर भी एक दूसरे पर बल लगा रही होती है, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल। यानी कि ये सब क्या है, ये है गैर संपर्क बल। आगे अब देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फोर्स यानी कि बल, यानी कि देखिए यहाँ पर बल यानी फोर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है, m गुने a। m इक्वल टू होता है मास और a इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ पर F इक्वल टू m गुने a। यहाँ पर देखिए F इक्वल टू m गुने F इक्वल टू m गुने a। यहाँ पर m इक्वल टू होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, F इक्वल टू फोर्स और a इक्वल टू एक्सलेशन। अब देखिए यहाँ पर बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ पर त्वरण देखिए, अब जो एक्सीलरेशन है
एक्सीलरेशन जो F इक्वल टू m गुने a होता है, ये एक्सीलरेशन हुआ। ये क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अब आइए दाब चैप्टर, प्रेशर। अब हम चलते हैं प्रेशर पढ़ते हैं। प्रेशर में क्या है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। अगला, न केवल बल का परिणाम बल्कि यह क्षेत्र जिस पर कार्य करता है उन परिवर्तन को भी प्रभावित करता है जो किसी वस्तु पर ला सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसीलिए किसी वस्तु द्वारा लगाया गया दबाव उसके सतह के क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि सतह छोटी है तो लागू दबाव की मात्रा बड़ी है और इसकी विपरीत है। दाब का SI मात्रक होता है पास्कल PA और या फिर न्यूटन बाई m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फोर्स एरिया एंड प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए फोर्स एरिया एंड प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है सब। अब देखिए प्रेशर इक्वल टू F बटा A। अब देखिए एरिया इक्वल टू F बटा P और फोर्स इक्वल टू A गुने एरिया गुने प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसका SI यूनिट कैसे बनेगा। F इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है, F गुने A। यहाँ पर फोर्स का SI मान क्या है, मात्रा क्या है, N। फोर्स का SI मात्रा क्या है, N बटा एरिया का स्क्वायर मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मेरा बन गया पास्कल का SI यूनिट। अब आगे देखते हैं। जब हम एक सेव को काटते हैं तो हम कुन चाकू के बजाय चाकू की तेज धार का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाकू की तेज धार की सतह क्षेत्र छोटा होता है और हमें सेव को काटने के लिए उच्च दबाव के साथ कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। अगला, जब हम लकड़ी की बोर्ड पर कील लगाते हैं तो कील की नुकीले सिरे के सामने रखा जाता है। कील के नुकीले सिरे का सतह क्षेत्र बहुत छोटा होता है और यह हमें लागू बल के साथ अधिक दबाव लागू करने का सक्षम बनाता है। अब आगे देखिए, कंधे के बैग में हमेशा पतली पट्टियाँ के चौड़ी पट्टियाँ होती है ताकि उसे दबाव को कम किया जा सके जो बैग पर काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कैरियर के कंधों पर पड़ेगा। आगे यानी कि स्टोन के कंधों पर पड़ेगा। अगला, काटने और छेदने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों का हमेशा नुकीले किनारे होते हैं क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति उपकरण पर बल लगाता है तो नुकीले किनारे कम सतह क्षेत्र के कारण अधिक दबाव डालते हैं और वस्तु की लकड़ी आसानी से कट जाती है। अब आगे, ट्रैक्टर के दो टायरों को चौड़े होते हैं क्योंकि यह जमीन पर ट्रैक्टर द्वारा लगाया गया दबाव को कम करता है। नतीजतन यानी कि इसको जो नतीजा होगा, ट्रैक्टर कीचड़ भरे मैदान में ले जाने में आसान हो जाता है। अगला, ऊँट रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके पैर चौड़े होते हैं जो उन्हें आसानी से रेत पर चलने की अनुमति देता है। दूसरी ओर मनुष्य के रेत में इतनी आसानी से नहीं चल सकते क्योंकि उनके पैरों की सतह क्षेत्रफल कम होता है और इसलिए हमारे पैर रेत में डूब जाते हैं। आगे, तरल पदार्थ और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। जिस पात्र में रखा जाता है उसकी दीवारों पर दबाव डालते हैं। अगला,
एक तरल कंटेनर के तरफ जो दबाव डालता है वह कंटेनर के तरल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। द्रव समान और गहराई वाले पात्रों के द्वारा ही विभिन्न बिंदुओं पर दाब डालता है। अब देखिए यहाँ पर चित्र द्रव द्वारा लगाया गया दाब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें देख लीजिए, यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, यानी कि द्रव जिस पात्र में रखा है तो उसके दीवारों पर दबाव डालता है, यानी कि ये सब अपनी दीवारों पर दबाव डाल रहा है। एक तरल कंटेनर के तरल तल पर जो दबाव डालता है वह कंटेनर के तरल की ऊंचाई पर इसकी ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। द्रव समान गहराई वाले पात्र की दीवार पर विभिन्न बिंदुओं पर समान दाब डालता है। आगे उसी प्रकार गैस पात्रों की दीवारों पर भी दबाव डालती है। उच्च गतिज ऊर्जा वाली गैस की अणु अधिक बल लगने वाली दीवारों से टकराती है तो परिणामी स्वरूप अनुपात की दीवारें दबाव डालती हैं। देख लीजिए, यानी कि ये गैस बल में कंटेनर के चारों ओर फैली हुई है। देखिए आगे अगला है वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह के चारों ओर गैस की एक तरल परत मौजूद है। वायुमंडल में उपस्थित वायु पृथ्वी पर दबाव डालती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। अगला हमारा वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। चूँकि गैस दबाव डालती हैं, इस प्रकार वायुमंडल में मौजूद द्वारा लगाए गए दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। हमारा वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों से बना है। चूँकि गैस में दबाव डालती है, इस प्रकार वायुमंडल में द्वारा लगाए गए दबाव को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अगला कहता है वायुमंडल की ऊंचाई और छत पर 10 गुना 10 सेंटीमीटर का स्तर में हवा का वजन 1000 किलोग्राम और जितना बड़ा है। इस भार के नीचे हमारे कुचले नहीं जाने का नियम है कि हमारे शरीर के अंदर दबाव भी वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है और बाहर के दबाव को रद्द कर देता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1,13,125 पास्कल होता है। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। अगला पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के बड़े सतह क्षेत्र के कारण हम पर वायुमंडलीय दबाव की मात्रा काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम इसके किसी प्रभाव का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हवा का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। हमारे शरीर में तरल पदार्थ मौजूद था जो हमारे शरीर के अंदर दबाव डालते हैं, और इसलिए हमारे शरीर आसानी से वायुमंडलीय दबाव के साथ संतुलन प्राप्त कर लेता है। अगला हालांकि कभी कभी अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह की तुलना में कम होता है तो नाक से स्राव होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे शरीर में रक्तचाप हमारे बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर बल एंड दाब समाप्त हो गया। हम कल इसका MCQ क्वेश्चन लाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स।